संसदीय डिक्टेशन कुल शब्द 1000। 500 के बाद चेंज बोला जाएगा। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अभी माननीय मालवीय जी ने एक बात की ओर संकेत किया कि इस समय देश में संविधान की चर्चा जोरों पर है। मैं स्वयं भी एक दो अवसरों पर इस प्रकार की चर्चा कर चुका हूँ कि संविधान में अवश्य ही संशोधन होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैंने एक चर्चा की थी जिसको संक्षेप में फिर कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को या केंद्र को मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में संशोधन करके किया जाए, चाहे नई संविधान सभा बुलाकर किया जाए या कोई और पद्धति लागू करके किया जाए, जिससे राज्य सरकारें इतनी उच्च श्रृंखल न हो जाएं कि वह कभी संविधान में प्रदत्त स्वायत्तता का अनुचित लाभ न उठा सकें। मैंने जिस समय यह बात कही थी उस समय यह भी कहा था कि मैं केवल इस बात को भविष्य की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कहीं कहीं इस प्रकार की सरसराहट प्रारंभ हो गई है। इसलिए मैं इस बात को आवश्यक मानकर कह रहा हूँ कि इस देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए, देश की अखंडता को कायम रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि केंद्र मजबूत होना चाहिए। राज्य सरकारें एकदम इतनी स्वतंत्र न हो जाएं कि केंद्र के निर्णयों की भी अवहेलना करती चली जाएं। उस समय मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे जिनको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से मैंने कहा था कि योजना तो केंद्र के हाथों में हो और बहुत सी चीज़ें जैसे अंतर प्रांतीय जल विवाद हैं, ये केंद्र के हाथ में रहे ताकि देश को केंद्र की दृष्टि से भी हानि न उठानी पड़े। किंतु अब जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि संविधान में अगर कोई इस प्रकार के संशोधन की बात आए, जैसे लोकसभा में एक विधेयक पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में उसको उतना बहुमत नहीं मिल पाया, तो यहाँ से वह विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। श्री भूपेश गुप्त से मैं अधिकांश विषयों में असहमत रहता हूँ, लेकिन यह जो विधेयक उन्होंने रखा है, जिस पर खुले मस्तिष्क से यदि सदन विचार कर सके तो उसमें आपत्ति क्या है। थोड़ा बैठकर इसकी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यह बात इस प्रकार की नहीं है जिसको स्वीकार न किया जा सके। आखिर लोकसभा जो जनता के सीधे मतों के द्वारा निर्वाचित होकर आती है, राज्यसभा का भी उतना ही दायित्व है कि जनता के
चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं। अगर सदन एक साथ बैठकर किसी विषय पर बैठे खुले मस्तिष्क से विचार कर सके तो उसमें आपत्ति क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि श्री भूपेश गुप्त ने सैद्धांतिक रूप से जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया है, हो सकता है अभी विधि राज्य मंत्री उसको इस रूप में स्वीकार न करें, लेकिन इस विधेयक पर इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। चेंज महोदय, केंद्र सरकार यह समझती है कि वह सत्ता में बैठी हुई है, इसलिए विपक्ष के मुख्यमंत्री यदि उनकी सलाह से या उनकी राय के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो ऐसी सरकारों को काम नहीं करने देंगे और राज्यपालों के जरिए इस प्रकार की सरकारों में परिवर्तन लाने और उनको गिराने का काम किया गया है। श्रीमान, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे थे। चुनाव के ठीक 3 दिन पहले त्रिपुरा को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया और वहां पर 3 दिन के लिए भी इंतजार नहीं किया गया। वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री का कहना है कि मुझसे पूछा भी नहीं गया, बिना मुझसे पूछे ही सारे राज्य को अशांत घोषित कर दिया गया है। वहां पर सेना भेज दी गई। इसका मतलब यह है कि जितनी भी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, सरकार उनको मानना नहीं चाहती है। मान्यवर, विधानमंडलों की बात लीजिए। अभी जनरल साहब जिक्र कर रहे थे कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं, कम से कम सत्ता दल के मुख्यमंत्री जो हैं, उनके नामांकन के सिलसिले में भी कोई लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं होता है। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ। सत्ताधारी दल का मुख्यमंत्री हो या दूसरा, वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर विधानसभा में भेजे जाते हैं। जनता उनको अपना वोट देती है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इसीलिए है कि जनता के प्रतिनिधि विधानसभा में जिस दल का बहुमत हो, उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन वहाँ जनता के प्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई। राजस्थान विधानमंडल की बैठक नहीं बुलाई गई। मध्य प्रदेश के विधानमंडल की बैठक नहीं बुलाई गई। कुछ विधायकों ने कहा कि उन्हें तो इस बात की जानकारी तक नहीं थी। अगर किसी विधानसभा में 150 सदस्य थे तो वहाँ 40 भी सदस्य नहीं पहुँचे। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो विधान की प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके प्रति सरकार के मन में कोई
आदर नहीं है। श्रीमान न्यायपालिका की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में करीब करीब 9 जजों के पद 2 साल से खाली हैं। लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं अपनी याचिका लेकर और अपने मुकदमे या अपील पर फैसले की प्रतीक्षा करते हैं। उनका ही फैसला करने में काफ़ी विलंब होता है, तो इन 9 जजों की नियुक्ति कौन करेगा? यह तो जनता नहीं करेगी, वह तो राज्यसभा या लोकसभा नहीं करेगी। इनकी नियुक्ति तो सरकार को ही करनी होगी। यह काम तो प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का है और केंद्रीय सरकार में उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। लेकिन 1.25 साल से सर्वोच्च न्यायालय में ये पद खाली रहे। इसका मतलब यह है कि सरकार की इच्छा है कि ऐसे जजों की नियुक्ति की जाए जो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हों, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्तरदायी बन सकें। स्टॉप।